नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज के 10 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड खजाना क्लासेस में। और ये आपका आज पार्ट नंबर 13 होने वाला है। 12 पार्ट इससे पहले करा चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं उत्तराखंड खजाना क्लासेस। साथ ही साथ 10 सेकंड का समय आपका लेना चाहूँगा दो महत्वपूर्ण बातों को बताने के लिए। सबसे पहली मैं बात करूँ तो आज इस प्रैक्टिस सेट में मैंने हिंदी के क्वेश्चनों को भी रखा है। बार बार छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी को भी कराइए। इसमें 8 से 9 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे चल के उन्हें देखिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो हम अपने सिलेबस को निरंतर अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे आपने चंद्रवंश पवार वंश कंप्लीट किया, पुस्तकें कंप्लीट किए, व्यक्तित्व, इस प्रकार से आप टॉपिक टू टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो आपको टॉपिक टू टॉपिक भी टेस्ट मिलेगा। हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा उत्तराखंड वीडियो करके, तो वहाँ पर आपको लगभग 50+ टेस्ट टॉपिक टू टॉपिक मिलेंगे। 4 से 5 पवार वंश के, चंद्रवंश के, तो उससे भी आप कर सकते हैं। अपना टॉपिक पढ़िएगा, उसके बाद उस टॉपिक का आप टेस्ट दे सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए थी। आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स कहाँ स्थित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो ये आपका ऋषिकेश में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो 1 फरवरी 2004 को स्थापना हुई थी और 2014 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। और ये आपके दिल्ली एम्स की शाखा है, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के कालसी अभिलेख की बात करूँ तो ये सबसे बात करें कालसी स्थान की, तो देहरादून में कालसी स्थान है और कालसी अभिलेख जो आपका स्थित है देहरादून में ही है। और इसकी अगर मैं भाषा की बात करूँ तो पाली भाषा है। लिपि की बात करूँ तो ब्राह्मी लिपि है। और अशोक का ये चतुर्थ क्रम का आपका अभिलेख था, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं तो ये आपके यमुना टोंस नदी पे स्थित है और इसकी जो खोज की गई थी वह 1860 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना बच्चों, एम फोस्टर के द्वारा। साथ ही साथ अगर इसके और इम्पोर्टेंट मैं फैक्ट बनाऊं तो आपके इस कालसी अभिलेख की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है अशोक के द्वारा कि मैंने अपने इस क्षेत्र में जो रहने वाले व्यक्ति होंगे उनके लिए चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था की है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था इस क्षेत्र को इस अभिलेख में अपरांत के नाम से पुकारा था। साथ ही साथ यहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें पुलिंद कहा था। उसके बाद अगर हम और बात करें तो ये इसके समय काल की अगर हम बात करें तो 257 ईसा पूर्व इसका समय काल माना गया है इतिहासकारों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वे आपके RS टोलिया यानी कि रघुनंदन सिंह टोलिया। और यही क्वेश्चन आपको आज उत्तराखंड पुलिस का जो पेपर हुआ था उत्तराखंड रैंकर्स परीक्षा का, अगर आपने अभी तक उस पेपर को नहीं देखा है तो आप जाइएगा, वीडियो में आपको सबसे ऊपर देखने को वो पेपर मिल जाएगा। उस क्वेश्चन में ये आपका उस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आपका बना था। तो RS टोलिया आपके वर्तमान में क्या है, मुख्य सूचना पहले सूचना आयुक्त थे। और वर्तमान में जो सूचना आयुक्त है आपके वो है शत्रुघ्न सिंह, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो सेम ये क्वेश्चन आपके एक हफ्ता पहले उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के री एग्जाम में दिया गया था। क्वेश्चन है, जोशीमठ ओली रोपवे कब शुरू किया गया? तो बच्चों जी इसकी शुरुआत हुई थी वो आपके अक्टूबर 1993 में की गई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका चमोली में स्थित है, सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से जाना गया है? तो अगर मैं वृक्ष मानव की बात करूँ तो बच्चों विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा गया है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डोडीताल स्थित है यानी किस जिले में डोडीताल है? तो आपका अगर मैं बात करूँ डोडीताल आपके जिला उत्तरकाशी में स्थित है, बी ऑप्शन हमारा सही है। साथ ही साथ नचिकेता ताल जो कि आज के एग्जाम में बना था, काड़ा ताल, फाचखंडी ताल, केदार ताल, भराणसर ताल, रोहिशाणा ताल, और आपके हम बात करें तो खेड़ा ताल भी यहीं पर है, लामा ताल भी यहीं आ जाता है। साथ साथ देवसाड़ी ताल, ये सारे ही ताल जो आपके स्थित हैं उत्तरकाशी जिले में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड की हम बात करें तो सबसे जो बड़ा कागज कारखाना है वह आपके लाल कुआं में स्थित है। सेंचुरी पेपर मिल के नाम से उसे आपका जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का पैमाना है। तो बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं। तो ये आपका जो उत्तराखंड में भूमि मापन का पैमाना है ये नाली और मुट्ठी है, जो कि आपका
परंपरागत या प्राचीन समय के आपके पैमाने थे, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फूलों की घाटी की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो फूलों की घाटी अगर हम बात करें तो फ्रैंक स्माइथ जी को इसकी खोज का श्रेय जाता है। फूलों की घाटी हम बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का, 87.5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा, चमोली में आपका ये स्थित है, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो अगर हम बात करें तो आपकी जो पाल उपजाति है ये स्वयं को सूर्यवंशी के तौर पर मानती है। पाल से आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन बनेगा भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो क्रिस्टोफर पॉल, ये याद करना है। क्रिस्टोफर पॉल भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार हैं। उसके बाद में हम बात करें तो एक विश्वविद्यालय आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो बनाया था वह गोपाल के द्वारा, राजा गोपाल जी के द्वारा बनाया गया होगा, ये आपको याद रखना है। नालंदा की बात करूँ तो कुमार गुप्त ने उसे बनवाया था। तक्षशिला की बात करूँ तो राजा तक्ष के द्वारा उसे बनवाया गया होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरकी-दून बुग्याल कहाँ स्थित है? तो हरकी-दून बुग्याल आपका उत्तरकाशी जिले में आ जाएगा। बच्चों ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरकाशी को उत्तर की काशी के नाम से जानते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। यहीं पर है आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड का, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी निकलेगी, जो कि आपके देवप्रयाग में जाकर मिलेगी अलकनंदा से, और वहाँ से इसका नाम क्या कहलाएगा? गंगा नदी कहलाएगी। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के या भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में एकमात्र ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो अगर हम बात करें, सॉरी, उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग है ये क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो एक ही ज्योतिर्लिंग है, और वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो बच्चों रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के नाम से वह स्थित है। अगर मैं इस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की या केदारनाथ मंदिर की बात करें बच्चों, तो आपका 3584 मीटर की ऊंचाई पर ही स्थित होगा, 3584 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद में अगर हम इसके बात करें तो भगवान शिव के कुबड़ या पिछले भाग की यहाँ पूजा की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो निर्माण शैली है, जो आपका केदारनाथ मंदिर है, इसकी जो निर्माण शैली है बच्चों, कत्यूरी शैली का बना हुआ है, भूरे रंग का ये मंदिर होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें जो इसमें पूजा करते हैं, तो पूजा करते हैं आपके रावल, मैसूर के जंगम ब्राह्मण, जो कि ऊखी मठ में रहते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो कपाट, केदारनाथ मंदिर कपाट कब खुलते हैं? तो महाशिवरात्रि के दिन कपाट खुलने की तिथि तय होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बंद कब होते हैं? तो भैया दूज में, दिवाली या अक्टूबर नवंबर के समय बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो मंदिर है इसकी समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऊखी मठ में है। और इसके रक्षक देवता किसे माना जाता है? तो भैरवनाथ को माना जाता है, ये आपको याद करना है। और अगर हम बात करें कि इसके जो मुख्य प्रांगण में है, जो मुख्य प्रांगण है वहाँ किस पशु की मूर्ति बनी हुई है? तो वो नंदी बैल की मूर्ति है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन बनेगा कि जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में बाबा केदारनाथ का निवास स्थान क्या कहलाता है या कहाँ जाता है? तो ये आपका ओंकारेश्वर एक मंदिर है ऊखीमठ में, वहाँ बाबा केदारनाथ का मूर्ति को एक प्रकार से हम कह दें कि वहाँ रखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये 12 ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ भारत के 5 शैव तीर्थ, भारत के जो 5 शैव तीर्थ हैं, जैसे कि आपका नेपाल, सॉरी, भारत में भी है और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें 5 शैव तीर्थ आपको देखने मिलेंगे। जैसे पशुपति नाथ है आपका नेपाल में, केदारनाथ हुआ एक हमारा ये केदारनाथ मंदिर। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ देखने को मिलेगा, अल्मोड़ा का जागेश्वर, और आपके जम्मू कश्मीर में अमरनाथ। ये 5 शैव तीर्थ हैं। उन 5 शैव तीर्थों में से केदारनाथ भी एक शैव तीर्थ माना जाता है। अगर मैं और क्वेश्चन बनाऊँ यहाँ से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2001 रुपये में 4 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था केदारनाथ मंदिर पे। वहीं 2003 में 5 रुपये का जारी किया गया था बद्रीनाथ मंदिर पे। उसके अंदर भतूज उत्सव जो मनाया जाता है वो भी आपके केदारनाथ मंदिर में ही मनाया जाता है। तो ये आपका सारा रिवीजन हो चुका है, आपका लगभग कंप्लीट केदारनाथ मंदिर। तो इन सभी क्वेश्चनों को अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपका रिवीजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं लिख रखा तो आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। तो चलिएगा, इसी बात को लेते हुए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेघा फिल्म किस भाषा में बनी? तो मेघा की मैं बात करूं तो बच्चों
उत्तराखंड की पहली कुमाऊनी भाषा की ये फिल्म थी। और मेघा जो प्रकाशित हुई थी बच्चों 1987 में प्रकाशित हुई थी, ये आपको याद करके चलना है। तो कुमाऊनी होगा आंसर डी, और 1987 में क्या हो रही है, प्रकाशित हो रही है। और उत्तराखंड की पहली फिल्म आएगी आपकी जगवाल, जो कि गढ़वाली भाषा की फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? तो कुली बेगार प्रथा जो समाप्त हुई थी वो 1921 में हुई थी। आपको पता होगा बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में 40,000 क्रांतिकारियों ने सरयू नदी में अपने रजिस्टर बहाकर इस कुप्रथा का अंत किया था। काफ़ी लंबे समय से प्रथा चलती आ रही थी। तो 1921 आंसर है। अगर क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है, तो शेखर पाठक जी आंसर आ जाएगा। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बार मैं क्वेश्चन को बता चुका हूँ, कवि गुमानी पंत का वास्तविक नाम क्या था? तो अगर हम बात करें तो ये इनका वास्तविक नाम था लोक रतन पंत। ऑप्शन बी हमारा सही है। गुमानी पंत राजा गुमान जो कि काशीपुर के राजा थे, उनके दरबार में रहते थे। तो हमारा बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोलाराम एक प्रसिद्ध थे। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध थे, तो सभी को इसका आंसर भी मालूम होगा। तो मोलाराम क्या थे, एक चित्रकार थे प्रसिद्ध। ये ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अगर मोलाराम जी की हम बात करें तो गढ़वाली चित्र शैली से संबंधित थे। गढ़वाली चित्र शैली को हम बात करें तो चरमोत्कर्ष जो था इन्हीं के समय में रहा होगा। मोलाराम जी के समय में माँ जगदम्बा के क्या रहे थे, उपासक रहे थे। और अगर हम और बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक राजा है प्रदीप शाह जी, जो कि टिहरी से पौड़ी यानी कि श्रीनगर, इनसे चित्रकारी सीखने आते थे मोलाराम जी से। इतना बड़ा वर्चस्व रहा होगा मोलाराम जी का। अगर मैं बात करूं मोलाराम जी को, तो इन्हें जो प्रसिद्धि दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का रहा है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने 1969 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, नाम थी आपकी गढ़वाल पेंटिंग्स। उसके माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी आपके मोलाराम जी को। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, मोलाराम जी के वंशज क्या करते थे? सुनार थे मोलाराम जी का। आपका वंश क्या आएगा या गोत्र क्या आएगा? तो आपके तुंवर थे। तुंवर देखने को मिलेगा, ये या कहेंगे तोमर भी देखने को मिलेगा। तोमर या तुअर बात एक ही है, दोनों में से एक तरह से क्वेश्चन बनेगा। इतने क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सारे ही फैक्ट आपको देख के चलने हैं। क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि मोलाराम जी के गुरु का नाम क्या था। ये कमेंट्स बॉक्स करना है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ये आपका मुख्य रूप से जो केदार घाटी में पाया जाएगा, मुख्य रूप से। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही है। भगवान शिव जी को चढ़ाया जाने वाला क्या है, आपका पुष्प है। ये क्वेश्चन बनता है, ब्रह्म कमल मुख्य रूप से किन देवता को चढ़ाया जाता है? तो आपके बाबा केदारनाथ को ये चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी तो आपको उत्तराखंड में स्थित है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को इसका आंसर मालूम होगा। ऑप्शन डी क्या होगा जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑर्गेनिक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जागर की हम बात करें तो जैसे जागर पत्तियां आ जाती हैं, तो मुख्य रूप से क्षेत्रीय जो आपके देवी देवता हैं, उन क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित है आपके जागर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? तो ये बच्चों हमारा संबंधित है जिला पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है भूखाल मेला। अगर मैं और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से और भी काफ़ी सारे आपको मेले देखने को मिल जाएंगे। जैसा अगर मैं बात करूँ, दंगल मेला, गेंदा कौथिक मेला, और अगर हम बात करें कांडा मेला भी यही है, सिद्धबली मेला भी है, मुंडनेश्वर मेला भी यहीं आ जाता है, मनसार मेला, बिनसर महादेव मेला, भैरवगढ़ी मेला, भुवनेश्वरी देवी मेला, और डांडा नागराज मेला, ताड़केश्वर मेला, नीलकंठ मेला। अगर हम बात करें तो नीलकंठ मेले का जिला पौड़ी आएगा, स्थान ऋषिकेश आएगा। ये आपको देख के चलना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भुवनेश्वरी देवी मेला है आपका पौड़ी गढ़वाल में, भुवनेश्वरी। अगर हम बात करें देवी आश्रम आएगा तो आएगा टिहरी गढ़वाल में। पाताल भुवनेश्वर गुफा आएगी तो पौड़ी गढ़वाल में। पाताल रुद्रेश्वर गुफा आएगी तो चंपावत में। चार एक तरह से क्वेश्चन है अभी तक फिलहाल, तो इन्हें आपको याद करके चलना ही है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका गोपेश्वर, जो कि आपका चमोली में स्थित है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे? तो देखिएगा, अल्मोड़ा अखबार 1871 में बुद्धि वल्लभ पंत के संपादक में निकला गया। सबसे पहले जो संपादक होंगे इसके बुद्धि वल्लभ पंत होंगे। उसके बाद में 1913 से 1918 तक जो इस पत्र का संपादन किया था बद्रीदत्त पांडे ने किया था। और जानकारी मिलती है तभी से इस पत्र ने क्रांतिकारी रूप लिया था और इसकी मांग इतनी बढ़ गई थी, बहुत अधिक मांग हो गई थी, और इसी चीज़ को देखते हुए अंग्रेजों ने इसे बंद भी करा दिया था 1918 में। तब जाकर फिर बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति पत्रिका को निकाला होगा। तो फिलहाल 1913 से 1918 तक इसका संपादन बी डी पांडे जी ने किया था। अगर बी डी पांडे जी के मैं जन्म की बात करूँ तो हरिद्वार के कनखल में इनका जन्म हुआ था। कुमाऊं का इतिहास 1937 में इन्हीं के द्वारा लिखी गई होगी। साथ ही साथ 1916 में जब कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई थी। साथ ही साथ कुली बेगार प्रथा को अंत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और बहुत ऐसे इन्होंने कार्य किए जिस जो उल्लेखनीय हैं और प्रशंसनीय कार्य रहे हैं, और बहुत बड़ा योगदान आया उत्तराखंड की स्वतंत्रता में और यहाँ जितने भी कुप्रथा थी उनको समाप्त करने में। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो चाल खाल की हम बात करें तो वर्षा के जल संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। जल दिवस की बात करें तो बच्चों, राष्ट्रीय जल दिवस ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो चलेगा 22 मार्च को चलेगा। और अगर उत्तराखंड में जल दिवस आ जाए तो आपको 25 मई याद करना है। उत्तराखंड जल दिवस 25 मई। उसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, तो महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में जाना जाता है, या क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ सकता है कि फूलों की घाटी को महाभारत में क्या कहा गया है? तो नंद कानन के नाम से इसे जाना गया है। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, फूलों की घाटी। नंद कानन का वर्तमान नाम क्या है? फूलों की घाटी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया? तो पौड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भवानी सिंह रावत जी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने आपके सुभाष चंद्र बोस जी को पिस्टल भी सिखाया था पौड़ी के दुगड्डा में। तो इन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पर शहीद मेला लगवाना। हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो पुष्पेश पंत की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ रहे होंगे, और सी ऑप्शन हमारा सही है। 2016 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में प्रथम मुख्य सचिव थे, यानी कि उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे उनका नाम क्या था? तो अब इनका नाम था आपके अजय विक्रम सिंह जी, ये आपको याद करना है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। और वर्तमान मुख्य सचिव आएगा तो 16वें क्रम के हैं वे ओम प्रकाश जी, ये भी आपको याद करके चलना है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ओम प्रकाश जी हैं। किस क्रम के? 16 के हैं। और सबसे पहले कौन थे? अजय विक्रम सिंह। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा अभी बता चुका हूँ आपको, ये आपकी पिथौरागढ़ में आएगी। और उल्लेख मिलता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है इस गुफा में। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ? तो ये जो आपका नवीनतम पंचायती एक्ट आया था, जिसके तहत आपका साक्षरता या रखा गया था कि भाई हाई स्कूल पास होना चाहिए जनरल का व्यक्ति, बाकी महिला हो या एससी कैटेगरी को तो उन्हें 8वां पास जरूरी है, या कि 2 बच्चे से अधिक नहीं हो चाहिए, ऐसे नियम बने थे। हालांकि बच्चों वाला जो नियम था वो फिलहाल इस चुनाव के लिए आपके स्थगित कर दिया गया था। तो ये जो है आपका एक्ट आया था, तो ये आपका लाया गया था 2016 में लाया गया होगा। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था? आपके ये नियम लागू हुए थे। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है, यानी कि भकार किस क्षेत्र में प्रयोग करते हैं भकार का हम? तो ये आपका खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक होंगे वे होंगे आपके जिम कॉर्बेट जी, जिन्हें गोरा ब्राह्मण के नाम से भी जाना गया है। और आपका काला ढूंगी में इनका जिम कॉर्बेट का संग्रहालय है। और जिम कॉर्बेट के नाम पे ही आपके वर्ष 1957 में जो आपका वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम रखा गया था। उसकी स्थापना की बात करो तो 1936 में हुई थी। नाम था हेली नेशनल पार्क। स्वतंत्रता के बाद में रामगंगा हुआ, और वर्तमान में नाम क्या है? जिम कॉर्बेट 1957 से। पौड़ी नैनीताल में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो अगर मैं बात करूं 73-74 में प्रथम बाघ संरक्षण बना है भारत का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2012 में नियम बनाया गया कि जो आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये समझिएगा उद्यान है, उसके जो 500 मीटर की एरिया है ये क्या रहेगी? साइलेंस जोन में शामिल रहेगी। ये नियम आपका 2012 में देखने को मिलेगा।
और वहाँ पर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन 2013 में किया था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 से जरा बढ़ते हैं। देखिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा या आप सुनते रहिएगा तो आपका रिवीजन होता रहेगा। ये क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में बना था कि हालांकि बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने रिवीजन ना किया हो तो ऐसे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आज के उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में बना था। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? तो ये 1 जनवरी 2007 में किया गया होगा। सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नंद प्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? तो नंद प्रयाग की हम बात करें तो ये आपका कर्णासु नाम के नाम से जाना गया होगा नंद प्रयाग को। और आपके नंदाकनी और अलकनंदा का जो संगम होता है कहाँ पर होता है? नंद प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 35 है, लॉर्ड लायंसडाउन ने किस गणदेश नरेश का आदर्श मानने के लिए अन्य राजाओं को कहा? यानी कि ऐसा समझिएगा, लॉर्ड लायंसडाउन ने अन्य राजाओं से किस गढ़ देश राजा को, किस गढ़वाल के राजा को आदर्श मानने के लिए कहा था? तो ये आपके कीर्ति शाह जी के लिए कहा गया होगा कि सभी राजाओं को अपना आदर्श किसे मानना चाहिए? कीर्ति शाह को। ये ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं तो आपका कीर्ति शाह और कीर्ति चंद ये पवार वंश के थे और ये कीर्ति चंद चंद वंश के थे। तो इनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इन्हें अच्छे से आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है और आज का उत्तराखंड का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम हिंदी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए हो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? तो हमारी उत्तराखंड विधानसभा जो है पहली विधानसभा बनी है जिसने स्वयं अपनी विधानसभा की वेबसाइट जारी की। वेबसाइट जारी की होगी आपकी 4 मई 2001 को। ये डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है। सही है। वीडियो अगर ये वाला मैं पोर्शन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अब हिंदी की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो हिंदी के आज प्रश्न तो काफ़ी कम है, खुद से थोड़े लिखे हैं और आपके लिए उम्मीद की है कि बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। और आपका अगर इसी प्रकार से प्यार बना रहा और आप सहयोग देते रहे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट भी करना ना भूले। तो आपके सामने हिंदी देखिएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये आपके संधि समास और आपके अलंकार, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय और आपके कारक, ये सब आपने अच्छे से याद कर रखा होगा। कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से रिवीजन कर रहे होंगे जो एक सीरियस तौर पर तैयारी कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि हमें कहाँ से, देखिए दो दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं साहित्य के जो लेखक है वहाँ से। तो हमें अपनी वीडियो के माध्यम से अधिकांश उनको रिवीजन करना है। उसके बाद में कुछ अदर क्वेश्चन लेकर आऊँगा हिंदी के जो अटपटे से बोलते हैं ना हम, कि ये कहाँ से आगे उन वे वाले क्वेश्चन है। तो आज मैं साहित्य से संबंधित क्वेश्चन लाया हूँ, लेखकों की कुछ पत्रिकाएँ, कुछ उनके जो उपनाम उन्हें मिले हैं और उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर हिंदी का आज का एक है हमारा कि मतवाला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो मतवाला की हम बात करें तो बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा मतवाला पत्रिका का प्रकाशन किया गया होगा। ये ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। आपके हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में जय शामिल हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। मुक्तक छंद का प्रयोग इन्होंने किया था। तुलसीदास इनकी कृति है। शिवाजी का पत्र इनकी कृति है। नए पत्ते इन्हीं की है। कुकुरमुत्ता भी इन्हीं की है। लीली भी इन्हीं की है। और अगर मैं और बात करूँ तो ये आपके पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद को करके आपको चलना है। और एक आता है सरोज स्मृति, जो कि हिंदी की सबसे, या हिंदी के हम बोलेंगे रोने वाली है, एक प्रकार से करुण प्रवृत्ति की सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी गई है। उल्लेख मिलता है कि जब इनकी पुत्री सरोज का निधन हुआ था तो उसके बाद में इन्होंने सरोज स्मृति को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी का, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपकी महादेवी वर्मा जी को। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के नाम से जाना गया है। महादेवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है शेखर जोशी की प्रथम कहानी का क्या नाम है? तो शेखर जोशी की जो प्रथम कहानी है वह है कोसी के घटवार। यह भी लास्ट टाइम आपका पेपर था ना फॉरेस्ट गार्ड का, वहाँ पे मालूम किया गया था कि कोसी या शेखर जोशी कौन से कृति है। तो कोसी के खटवार, दाजू हलवाहा, एक पेड़ किया, सभी इन्हीं की है। बदबू भी इन्हीं की है, याद रखना एक कृति है। तो इनमें से जो सबसे पहले इनकी कृति आई थी वह कोसी के घटवार आई थी, ये आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चा मनोहर श्याम जोशी की हम बात करें तो वैसे मूल अल्मोड़ा के थे, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वह राजस्थान के अजमेर में वर्ष 1900
1933 में हुआ होगा, ये आपको याद करके चलना है। बहुत अच्छे कार्य किए इन्होंने, काफ़ी सारे धारावाहिक भी लिखा, जैसे कि आपके हम लोग जो कि 1984 में प्रकाशित हुआ था, कक्का जी कहीं भी इन्हीं का है। अगर हम बात करें तो इन्होंने नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक भी रहे, दूरदर्शन के निर्देशक भी रहे हैं मनोहर श्याम जोशी जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मन्नू भंडारी के बचपन का नाम क्या था? तो मन्नू भंडारी की हम बात करें तो महाभोज इनका बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना रही है, महाभोज। और एक है आपका बंटी, जो उपन्यास है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बंटी। तो इनकी मैं बात करूँ मन्नू भंडारी जी की, तो बच्चों इनका बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी, आपको याद कर लेना है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जूही की कली किसका काव्य संग्रह है? तो जूही की कली आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य संग्रह है। कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जूही की कली क्या है, तो ये काव्य संग्रह है, याद करके चलना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा लेखक किस सागों के नाम से प्रसिद्ध है? तो अगर हम बात करें तो मनोहर श्याम जोशी जी को किस सागों के नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस कृति के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो अगर हम बात करें तो यामा जो कृति थी इनकी, उसके लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के दृष्टि से। यामा कृति किसकी है? महादेवी वर्मा की, और इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है 1982 में। नीरजा भी इन्हीं की है, दीपशिखा भी इन्हीं की है, निहार भी महादेवी वर्मा जी की कृति है। फर्रुखाबाद में 1907 में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद करके चलना है। और आज इतने ही क्वेश्चन लाया हूँ, आगे अधिक प्रयास करूंगा कि कम से कम 15 क्वेश्चन लेकर आऊँ, 8 साहित्य से रिलेटेड, 7 जैसा आपके हिंदी कंप्यूटिंग है, टिप्पण है, और आपके सरकारी अर्ध सरकारी पत्र हैं, दूर संचार है, दूरदर्शन है, इन पोर्शन से भी मैं लगभग 7 क्वेश्चन उठाऊं। तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो एक तरह से बहुत अच्छा फील होता है, और मैं अधिक से अधिक प्रयास करता हूं कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दे सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। जो इतने भी आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड भर्ती की, चाहे वो पुलिस हो, पटवारी हो, बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ क्लर्क, या कोई भी ऐसी भर्ती हो जो उत्तराखंड से संबंधित हो, जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे, तो उससे बताइएगा कि केदारनाथ क्लासेस में आपको जाना है। और आपको रोजाना रात के 10 बजे एक टेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, जैसा कि अभी तक आपकी प्रतिक्रिया आ रही है उसके अनुसार तो ऐसा ही लगता है। चलेगा, मिलेंगे कल फिर 10 बजे। आज के लिए धन्यवाद।